वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 143 और 143 पेज के ऊपर पहला पैराग्राफ छोड़कर बीच में आया है, यह सांप्रदायिक रीति भी युक्ति विरुद्ध है। मिल गया? तो जो ऊपर सांप्रदायिक रीति के अनुसार अर्थात प्राचीन नैयायिक मत के अनुसार जो बात बताई है, क्या कि प्राग भाव का जो प्रध्वंस है, जैसे घट प्राग भाव का प्रध्वंस घट काल में घट रूप है अर्थात प्रतियोगी रूप है, और जब घट नष्ट होता है तब घट के ध्वंस रूप है अर्थात प्रतियोगी के ध्वंस रूप है। इस बात को बताया था। वह उनका कहना ठीक नहीं है, यह कह रहे हैं नवीन नहीं है। ठीक, पंक्ति देखिए, यह सांप्रदायिक रीति भी युक्ति विरुद्ध है। काहे थे? घट तो शांत है और भाव रूप है। घट क्या चीज है? शांत मतलब नष्ट होने वाला है, और भाव रूप है कौन? घट। बराबर। और घट प्राग भाव का जो ध्वंस भाव है, और उसको क्या माना? प्रतियोगी रूप अर्थात घट रूप माना। बराबर है कि घट रूप माना। तो भाव जो घट उसके साथ अभाव एक रूप कैसा होगा? एक बात। दूसरी बात, प्रध्वंस अभाव तो अनंत होता है और घट तो शांत है। तो शांत ऐसे घट के साथ अनंत ऐसे प्रध्वंसाभाव का अभेद कैसा हो सकता है? नहीं होगा। ये कह रहे हैं, पंक्ति देखिए, घट तो शांत है और भाव रूप है, और घट ध्वंस अनंत है, अभाव रूप है। घट का ध्वंस कैसा है? अनंत और अभाव रूप। बराबर है कि नहीं? तो घट प्राग भाव का जो ध्वंस, उसको घट रूप माना और बाद में घट के ध्वंस रूप माना। बराबर है कि नहीं? किंतु यह मानना उचित नहीं है। क्यों बता रहे? घट ध्वंस अनंत है, अभाव रूप है। एक ही घट प्राग भाव ध्वंस को, ये मुख्य बात है। घट का जो प्राग भाव, उस प्राग भाव का जो ध्वंस, एक ही घट प्राग भाव ध्वंस को शांत और अनंत से अभेद कथन। शांत घट के साथ अभेद, अनंत घट ध्वंस उसके साथ अभेद। किसका? घट प्राग भाव के ध्वंस। कभी भाव के साथ अभेद, शांत पदार्थ के साथ अभेद, कभी अभाव के साथ अभेद, घट ध्वंस के साथ, जो कि अनंत है, अनंत के साथ अभेद, ये संभव नहीं है। वही कह रहे हैं, एक ही घट प्राग भाव के प्राग भाव ध्वंस को शांत और अनंत से, शांत के साथ घट के साथ, अनंत के साथ घट प्रध्वंस के साथ अभेद कथन, तैसा भाव और अभाव से अभेद कथन विरुद्ध है। घट भाव रूप है, उसके साथ अभेद बोलना। बराबर। और घट का ध्वंस अभाव है, उसके साथ अभेद कहना, ये सब विरुद्ध बात है। भाव और अभाव से अभेद कथन विरुद्ध है। लग गया? और घट की उत्पत्ति होवे तब घटो जात है कि नहीं? दूसरी बात और खंडन कर रहे हैं, और दूसरी युक्ति से, जब घट उत्पन्न होता है ना, तो प्रतीति आती है क्या? घटो जात। घट की उत्पत्ति होवे तब घटो जात, और घट प्राग भावो नष्ट, और घट का प्राग भाव नष्ट हुआ, ये प्रतीति आती है। दो, घट प्राग भावो नष्ट। इस रीति से दो विलक्षण प्रतीति होवे है। दोनों प्रतीति कैसी है? विलक्षण है, भिन्न भिन्न है। कौन कौन प्रतीति? नंबर 1 घटो जात, नंबर 2 घट प्राग भावो
घट जब उत्पन्न हुआ ना तब दो प्रकार की प्रतीति, घटो जात बराबर, और घट का जो प्राग भाव था घट उत्पन्न होने के पहले वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। दो प्रतीति आ गई। घट प्राग भावो नष्ट, इस रीति से दो विलक्षण प्रतीति हो गए बराबर। तीन में घटो जात या प्रतीति का विषय उत्पन्न घट है। उन दो प्रतीतियों में से पहली जो प्रतीति है कौन सी, घटो जात। इस प्रतीति का विषय, इस ज्ञान का विषय क्या है, उत्पन्न घट। घटो जात या प्रतीति का विषय उत्पन्न घट है। और घट प्राग भावो नष्ट, घट के प्राग भाव क्या हुआ, नष्ट हुआ। घट प्राग भावो नष्ट या प्रतीति का विषय घट प्राग भाव का ध्वंस है। घट का जो प्राग भाव, घट उत्पन्न होने के पहले जो घट का प्राग भाव, उसका ध्वंस है। घट प्राग भाव का ध्वंस है। तीन का अभेद कथन संभव है। दो प्रतीतियों से प्रतीत होने वाला जो दो अलग अलग विषय है उनके साथ घट प्राग भाव के ध्वंस का अभेद कथन संभव है नहीं। तीन का अभेद कथन संभव है नहीं। पंक्ति लगी, पुनः देखिए। तीन में घटो जात या प्रतीति का विषय उत्पन्न घट है, और घट प्राग भाव नष्ट या प्रतीति का विषय घट प्राग भाव का क्या है, ध्वंस है। तीन का, उन दोनों का, उत्पन्न घट का एक और घट प्राग भाव के ध्वंस का, इन दोनों का अभेद कथन कहना उचित नहीं, क्योंकि एक भाव है एक अभेद। अप्रतीति भी दोनों की अलग अलग आती है। यदि अभेद होता तो एक ही प्रतीति के दोनों भी विषय बनते, किंतु एक प्रतीति के दोनों विषय नहीं बन रहे, दोनों की प्रतीति अलग अलग है, अर्थात दो अलग अलग पदार्थ है, उनका अभेद कहना उचित नहीं। तिनका अभेद कथन संभव है नहीं। लगा इतना। तैसे मुद्गरादिकन से घट का ध्वंस होने से घट उत्पन्न हुआ, मुद्गर मार दिया, घट का क्या हो गया, ध्वंस। तो ऐसे मुद्गरादिकन से घट का ध्वंस होने से भी ऐसी प्रतीति हो गए, तब उस समय कौन सी प्रतीति होती है, घट नष्ट होता है तब बोल रहे इदानीम घट ध्वंसो जात। इदानीम अभी अभी घट का ध्वंस क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। और घट प्राग भाव ध्वंस पूर्वम घटोत्पत्ति काले जाता है कि नहीं। घट के प्राग भाव का जो ध्वंस वो भी उत्पन्न हुआ, लेकिन कब, पूर्वी में। कब, जब घट उत्पन्न हुआ था तब क्या हुआ था, घट के प्राग भाव का ध्वंस उत्पन्न हुआ था। और अभी घट का ध्वंस उत्पन्न हो रहा है। दोनों का काल अलग अलग है। घट ध्वंस का काल अलग है और घट के प्राग भाव का जो ध्वंस उसका काल अलग है। दो भिन्न भिन्न कालीन वस्तुओं का भी अभेद नहीं हो सकता, ये कह रहे। तहा वर्तमान काल में घट ध्वंस की उत्पत्ति, अभी अभी घट ध्वंस हुआ ना, तो वर्तमान काल में किसकी उत्पत्ति, घट ध्वंस की। तो वर्तमान काल में घट ध्वंस की उत्पत्ति और अतीत काल में घट प्राग भाव ध्वंस की उत्पत्ति सिद्ध हो गए। अतीत काल में, भूतकाल में, लेकिन उत्पत्ति सिद्ध है किसकी, घट के प्राग भाव का ध्वंस उत्पन्न हुआ। अतीत काल में घट प्राग भाव ध्वंस की उत्पत्ति सिद्ध हो गए है। लग गया। वर्तमान काल में उत्पत्ति वाले से अतीत काल की उत्पत्ति वाले का अभेद संभव नहीं है कि नहीं, क्योंकि दोनों का अभेद तब होता, एक काल में उत्पन्न हो रहा था कम से कम, किंतु एक तो अभी उत्पन्न हो रहा है, एक पीछे उत्पन्न हुआ है, तो दोनों का अभेद कैसा हो सकता है फिर, नहीं ना। और माना है प्राचीनों ने, क्या माना, घट के प्राग भाव का जो ध्वंस वह घट काल में घट रूप और घट ध्वंस काल में घट ध्वंस रूप माना है, किंतु वह उनका कहना ठीक नहीं। वही दे रहे, वर्तमान काल में उत्पत्ति वाले से अतीत काल की उत्पत्ति वाले का अभेद संभव नहीं। मिल गया। याते घट प्राग भाव का ध्वंस घट और घट के ध्वंस से पृथक है, इसलिए घट प्राग भाव का जो ध्वंस वह न तो घट रूप है न तो घट ध्वंस रूप है।
या तो घट प्राग भाव का ध्वंस घट और घट ध्वंस ते पृथक है। लग गया इतना? हाँ, तो कह दिया, खंडन कर दिया प्राचीन मत का। अब आगे बोल रहे, यद्यपि वेदांत परिभाषादिक अद्वैत ग्रंथ में, वेदांत का ग्रंथ है वेदांत परिभाषा, उन्होंने भी प्राचीन मत के अनुसार ही लिखा है। ठीक है, फिर उनका कहना उचित है कि अनुचित है, तो बता रहे ग्रंथकार, यद्यपि वेदांत परिभाषादिक अद्वैत ग्रंथन में भी ध्वंस प्राग भाव और प्राग भाव का ध्वंस पृथक नहीं लिखे, किंतु पूर्वोक्त न्याय संप्रदाय की रीति से अंतर्भाव ही लिखा है। मिल गया जी? किस किसका? ध्वंस प्राग भाव, घट ध्वंस, घट का उसका जो प्राग भाव, अर्थात घटकाल में वो जब घट विद्यमान है तब है कौन? ध्वंस का प्राग भाव, अतः घट रूप है। ऐसा प्राचीनों ने माना है। यही बात वेदांत परिभाषाकार ने भी मानी है। एक बात ये हो गई। और प्राग भाव का ध्वंस, जैसे घट का प्राग भाव, जब घट उत्पन्न हुआ तो घट का प्राग भाव नष्ट हो, फिर घट के प्राग भाव का जो ध्वंस वो घट रूप माना है प्राचीन लोगों ने। वही रीति मानी है किन्होंने? वेदांत परिभाषाकार ने। हाँ, अद्वैत ग्रंथन में भी ध्वंस प्राग भाव और प्राग भाव का ध्वंस पृथक नहीं लिखे, किंतु पूर्वोक्त न्याय सांप्रदाय की रीति से अंतर्भाव ही लिखा है कि नहीं? ऊपर जो प्राचीन मत का अनुसार है, सांप्रदायिक रीति है, उसके अनुसार क्या लिखा है? अंतर्भाव। पूर्वोक्त न्याय संप्रदाय की रीति से अंतर्भाव ही लिखा है। लग गया? तथापि फिर क्या माने? योग्य माने कि अयोग्य माने? तो बता रहे, तथापि श्रुति सूत्र भाष्य तो इस निरूपण में उदासीन है। श्रुति उपनिषद, सूत्र ब्रह्मसूत्र वगैरह, और भाष्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का भाष्य, इस निरूपण में उदासीन है। इस निरूपण में मतलब प्राग भाव का ध्वंस घट रूप है या घट से भिन्न है? क्यों? ध्वंस का प्राग भाव भी घट रूप है या उनसे भिन्न है, इस बारे में कोई लेना देना उनको नहीं। सूत्र भाष्यादिकों को उदासीन है कि नहीं? सूत्र भाष्य तो इस निरूपण में उदासीन है। याते जैसा अर्थ युक्ति अनुभव के अनुसार होवे सो मानना चाहिए। इसलिए वही अर्थ मानना चाहिए जो युक्ति और अनुभव के अनुसार। हाँ, यदि श्रुति में, सूत्र में, भाष्य में यदि कुछ बात कही होती तब तो उनको तो मानना ही पड़ता, वो बात हमको माननी ही पड़ती, उसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण पर क्या है? प्रमाण रूप है। किंतु सूत्र भाष्यादिक तो श्रुति वगैरह उदासीन है इस विषय में, फिर ऐसे अर्थ का निर्णय कैसा करें? तो इस प्रकार के अर्थ का निर्णय अनुभव और युक्ति से ही करना पड़ता है। युक्ति अनुभव के अनुसार होवे सो मानना चाहिए। युक्ति अनुभव से विरुद्ध आधुनिक ग्रंथकार लेख प्रमाण नहीं। युक्ति और अनुभव से विरुद्ध आधुनिक ग्रंथकार का कोई लेख है, ठिकान है, तो वो कोई प्रमाण नहीं है। वेदांत परिभाषा कोई बहुत प्राचीन ग्रंथ नहीं है, आधुनिक ग्रंथ है, अतः वो कोई बहुत प्रमाण नहीं है। क्यों? युक्ति और अनुभव से क्या आता है? विरोध। युक्ति अनुभव से विरुद्ध आधुनिक ग्रंथकार लेख प्रमाण नहीं, याते पूर्वोक्त अर्थ प्रमाण विरुद्ध नहीं। इसलिए जो नवीनों ने अपना मत बताया वो कोई प्रमाण विरुद्ध नहीं है, नहीं? उल्टा पृथक मानना ही युक्ति अनुभव के अनुसार है। पृथक माना है उन्होंने किसको? ध्वंस के प्राग भाव को घट रूप नहीं माना, घट से पृथक माना है। और घट के प्राग भाव का जो ध्वंस उसको भी घट रूप नहीं माना, अपितु उससे पृथक मानना है, और वो पृथक मानना ही उचित है, ये कह रहे हैं। याते पूर्वोक्त अर्थ प्रमाण विरुद्ध नहीं, उल्टा पृथक मानना ही युक्ति अनुभव के अनुसार है। इस रीति से प्राग भाव का ध्वंस, किसका ध्वंस? प्राग भाव का, घट का प्राग भाव, उसका ध्वंस, उस ध्वंस का प्रतियोगी कौन है?
घट का प्राग भाव अर्थात प्राग भाव है, अभाव है वो, अतः प्राग भाव का ध्वंस कैसा हुआ? अभाव प्रतियोगिक अभाव, बराबर है। और ध्वंस का प्राग भाव वो भी अभाव प्रतियोगिक अभाव। इस रीति से प्राग भाव का ध्वंस अभाव प्रतियोगिक प्रध्वंसाभाव है। हो गया, आगे चलिए। घटान्योन्याभाव के अत्यंत अभाव की घटत्व रूपता और तामे दोष मिल गया। अब क्या है? घट अन्योन्याभाव का अत्यंत अभाव। हाँ जी, अत्यंत अभाव किसका? घट का अत्यंत अभाव नहीं, पट का अत्यंत अभाव नहीं, फिर घट के अन्योन्याभाव का अत्यंत अभाव। वो क्या रूप है भाई? घटत्व रूप है। ऐसा प्राचीन लोग अपना मत बताएंगे, फिर नवीन उसमें दोष दिखाएंगे। तो बोलेंगे जरा समझा नहीं, समझाओ। तो देखो, भूतल पर घट रखा है, बोलो क्या रखा है? घट का। भूतल पर घट रखा है। जब भूतल पर घट है तो भी भूतल में घट का क्या है? अन्योन्याभाव है, क्योंकि अन्योन्याभाव का मतलब होता है भेद, बराबर। तो भूतल पर घट का क्या है? भेद है, मतलब क्या है? अन्योन्याभाव। तो घट का अन्योन्याभाव कहाँ है? भूतल में। घट का अन्योन्याभाव कहाँ है? भूतल में, बराबर है। और घट का अन्योन्याभाव और कहाँ है? पट में है। हाँ, घट को छोड़कर दुनिया में सभी जगह है घट का अन्योन्याभाव। भूतल पर भी है, पट में भी है, पटत्व में भी है, मठ में भी है, सभी जगह है घट को छोड़कर, बराबर है। घट में घट का अन्योन्याभाव है क्या? नहीं है। तो घट में, उसी घट का, घट में घट के अन्योन्याभाव का अत्यंत अभाव है। घट में घट का अन्योन्याभाव है क्या? नहीं। मतलब अर्थात अन्योन्याभाव का क्या है? घट में अन्योन्याभाव है घट का? नहीं है ना। घट का भेद घट में है क्या? अन्योन्याभाव नहीं है ना। तो घट में घट अन्योन्याभाव का क्या है? अत्यंत अभाव है, बराबर है। घट में, उस घट में घटत्व है कि नहीं? है। अर्थात जहां घटत्व रह रहा है वहां पर घट अन्योन्याभाव का क्या है? अत्यंत अभाव है, बराबर है। और पट में घट का अन्योन्याभाव है क्या? है। घट का अन्योन्याभाव है, बराबर है कि नहीं? घटत्व नहीं है वहां। मठ में घट का अन्योन्याभाव है कि नहीं? है। वहां घटत्व नहीं है। किंतु जहां जहां घटत्व है वहां वहां घट अन्योन्याभाव का क्या है? अत्यंत अभाव। जहां जहां घटत्व है, घट में घटत्व है, उस घट में घट के अन्योन्याभाव का क्या है? अत्यंत अभाव। अतः घटत्व रूप है वो कौन? घट अन्योन्याभाव का अत्यंत अभाव। क्योंकि जहां घटत्व है वहीं पर वो रह रहा है, जहां घटत्व नहीं है वहां नहीं रह रहा है। अतः वो घटत्व स्वरूप है कौन? घट अन्योन्याभाव का प्राचीन मत के अनुसार, बराबर है। किंतु नवीन मत के अनुसार इसका खंडन हो जाएगा। लग गया पंक्ति? पंक्ति देखिए, शीर्षक घटान्योन्याभाव के अत्यंत अभाव की घटत्व रूपता प्राचीन मत और तामे दोष नवीन मत। पंक्ति देखिए, सामयिक अभाव केवल द्रव्य का ही होवे है, यह वार्ता प्रतिपादन किया है। पीछे बता चुके हैं। सामयिक अभाव केवल द्रव्य का ही होता है, गुण क्रिया आदियों का सामयिक अभाव होता। सामयिक अभाव केवल द्रव्य का ही होवे है, यह पूर्व प्रतिपादन किया है। लग गया? याते अभाव प्रतियोगिक सामयिक अभाव अप्रसिद्ध है। क्या जी? अभाव प्रतियोगिक सामयिक अभाव। ऐसा कोई सामयिक अभाव दुनिया में नहीं मिलेगा कि जिसका प्रतियोगी अभाव हो। जहां जहां तुमको सामयिक अभाव मिलेगा वहां वहां उस सामयिक अभाव का प्रतियोगी भाव ही रहेगा। जैसे घट का सामयिक अभाव प्रतियोगी घट भाव रूप है, पट का सामयिक अभाव प्रतियोगी पट भाव रूप है। क्योंकि सामयिक अभाव द्रव्य का ही होता है, द्रव्य भाव है, बराबर है। यदि अभाव का भी
सामयिक अभाव होता क्या, अभाव का भी सामयिक अभाव होता तो वह सामयिक अभाव अभाव प्रतियोगिक सामयिक अभाव होता। समझ में आ गई बात? किंतु अभाव का सामयिक अभाव होता नहीं है, द्रव्य का ही सामयिक अभाव होता है। अतः सामयिक अभाव केवल भाव प्रतियोगिक अभाव प्रसिद्ध है, अभाव प्रतियोगिक सामयिक अभाव प्रसिद्ध नहीं। बात समझ में आई अभी? देखिए भाई, शुरू देखिए, सामयिक अभाव केवल द्रव्य का ही होवे है, यह पूर्व प्रतिपादन किया है। लग गया? याते अभाव प्रतियोगिक सामयिक अभाव अप्रसिद्ध है। बराबर? अभाव प्रतियोगिक अत्यंत अभाव के तो अनेक उदाहरण हैं। अभाव प्रतियोगिक अभाव, अत्यंत अभाव, अनेक उदाहरण है। अर्थात ऐसा अत्यंत अभाव कि जिसका प्रतियोगी अभाव है। अत्यंत अभाव का प्रतियोगी भाव भी होता है, अभाव भी होता है, किंतु अभाव प्रतियोगी वाला अत्यंत अभाव प्रसिद्ध बहुत है, ये कह रहे। ठीक है? अभाव प्रतियोगी अत्यंत अभाव के तो अनेक उदाहरण हैं। जैसे कपाल में घट का प्राग भाव, कपाल में क्या है? घट का प्राग भाव है। ध्यान दीजिए, कपाल में क्या है? घट का प्राग भाव है। कैसा है वो? भाव प्रतियोगिक प्राग भाव है क्या अभाव प्रतियोगिक प्राग भाव है? हाँ, विचार करके बोलो। कपाल में घट का प्राग भाव, उस प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है? घट। घट भाव है क्या भाव है? फिर भाव है ना। कपाल में घट का प्राग भाव कैसा है? फिर भाव प्रतियोगिक प्राग भाव है। कपाल में घट का प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है। कपाल में घट का क्या है? प्राग भाव भी है, और घट टूटने के बाद प्रध्वंसा भाव भी है। घट का प्रध्वंस, उस प्रध्वंस का प्रतियोगी कौन? घट। भाव है का भाव? भाव। कपाल में घट का प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है, तंतु में नहीं। किंतु तंतु में है क्या? घट का प्राग भाव तंतु में है, घट का ध्वंस तंतु में है नहीं। तो घट तंतु में नहीं, याते तंतु में घट प्राग भाव का अत्यंत अभाव है। तंतु में क्या है? घट प्राग भाव का, क्योंकि घट का प्राग भाव कहाँ रहता है? कपाल में। घट का प्राग भाव कहाँ रहता है? कपाल में रहता है। तंतु में रहेगा क्या? नहीं। तंतु में क्या है? फिर घट प्राग भाव का अत्यंत अभाव। बराबर है? घट प्राग भाव का अत्यंत अभाव प्रतियोगी प्राग भाव। घट प्राग भाव का अत्यंत अभाव, उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी प्राग भाव। इसलिए अत्यंत अभाव कैसा हुआ? अभाव प्रतियोगिक अत्यंत अभाव। मिल गया? यह तंतु में घट प्राग भाव का अत्यंत अभाव है, और घट प्रध्वंसा भाव का अत्यंत अभाव है। बराबर? घट प्रध्वंसा भाव का अत्यंत अभाव है तंतु में। घट का प्रध्वंस कहाँ रहेगा? घट का प्रध्वंस कहाँ रहेगा? कपाल में। कपाल में। घट टूट जाता है ना, तब घट का प्रध्वंस हुआ। तो घट का प्रध्वंस कहाँ रहता है? कपाल में। तंतु में रहेगा क्या? नहीं। तो घट प्रध्वंस का अत्यंत अभाव है कि नहीं? तंतु में है। उस तंतु में जो घट प्रध्वंस का अत्यंत अभाव, उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन है? प्रध्वंस। उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन है? प्रध्वंस है। बराबर है? वो अभाव है, अतः कैसा हुआ? अभाव प्रतियोगिक अभाव। हाँ। और घट प्रध्वंसा भाव का अत्यंत अभाव है। लग गया? तैसे कपाल में, मतलब क्या बता रहे कि अभाव प्रतियोगिक अत्यंत अभाव के उदाहरण बहुत है। तो पहला उदाहरण दिया, तंतु में घट प्राग भाव का अत्यंत अभाव।
उसी प्रकार घट प्रध्वंस का अत्यंताभाव तंतु में। दो उदाहरण हुए। तैसे कपाल में घट का सामयिक अभाव और घट का अत्यंत अभाव नहीं। कपाल में घट का सामयिक अभाव है क्या? नहीं। भूतल में तो होता है घट का सामयिक अभाव, कपाल में घट का सामयिक अभाव नहीं है। सामयिक अभाव का क्या है? अत्यंत अभाव। उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन? सामयिक अभाव। इसलिए वो अत्यंत अभाव भी कैसा हुआ? अभाव प्रतियोगिक अत्यंत। हाँ, अभाव प्रतियोगिक अत्यंत अभाव। जैसे कपाल में घट का सामयिक अभाव और घट का अत्यंत अभाव नहीं, उसी प्रकार कपाल में घट का अत्यंत अभाव है क्या? नहीं है ना। कपाल में घट का अत्यंत अभाव है। यदि अत्यंत अभाव मानेंगे तो कपाल में घट उत्पन्न ही नहीं होगा। कपाल में घट का प्रागभाव रह सकता है, कपाल में घट का प्रध्वंस रह सकता है, किंतु कपाल में घट का अत्यंत अभाव नहीं है ना। अतः क्या है कपाल में? फिर घट के अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव है। ये दूसरे अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन? पहला अत्यंत अभाव। इसलिए भी कैसा हुआ? अभाव प्रतियोगिक। जैसे कपाल में घट का सामयिक अभाव है, जैसे कपाल में घट का सामयिक अभाव और घट का अत्यंत अभाव नहीं, याते कपाल में घट के सामयिक अभाव का अत्यंत अभाव है। घट के सामयिक अभाव का क्या है? और घटात्यंत अभाव का अत्यंत अभाव है। घट के अत्यंत अभाव का भी क्या है? अत्यंत अभाव है। कहाँ? कपाल में। और घटात्यंत अभाव का अत्यंत अभाव है। लग गया? तैसे मिल गया ना। तैसे कपाल में कपाल का अन्योन्य अभाव नहीं। और उदाहरण दे रहे है कि नहीं? कपाल में कपाल का अन्योन्य अभाव है नहीं। कपाल को छोड़कर सभी जगह है कपाल का अन्योन्य अभाव। कपाल में नहीं है ना। तो कपाल में क्या? कपाल के अन्योन्य भाव का अत्यंत अभाव। हाँ, जैसे कपाल में कपाल का अन्योन्य भाव नहीं, ता कपाल अन्योन्य भाव का अत्यंत अभाव है। कहाँ पर? कपाल में। लग गया ना पंक्ति। तैसे घट में घट का अन्योन्य भाव नहीं। हो चुका है नहीं बात? घट का अन्योन्य भाव कहाँ रहता है? घट को छोड़कर सभी जगह। घट में रहता है क्या? नहीं रहता है ना। तो घट में घट के अन्योन्य भाव का क्या है? अत्यंत भाव। जैसे घट में घट का अन्योन्य भाव नहीं, तहा घट अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव है। घट में घट के अन्योन्य भाव का क्या है? अत्यंत भाव है। परंतु अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव पृथक नहीं। ये मुख्य बात है, ध्यान दीजिए। घट में घट का अन्योन्य भाव है? नहीं है। अन्योन्य भाव तो भेद। तो घट में घट के अन्योन्य भाव का क्या है? अत्यंत भाव। और उसी घट में घटत्व है कि नहीं? अतः वो घटत्व और घट अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव दोनों एक है। घटत्व रूप है वो, घटत्व से पृथक। क्योंकि जहां जहां घटत्व है वहीं पर रह रहा है वो कौन? घट अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव। और जहां घटत्व नहीं है, जैसे पट में घटत्व नहीं है, वहां पर घट का अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव है नहीं। अपितु घट का अन्योन्य भाव ही बैठा है। अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव नहीं। और घट के अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव का है घट में, उसी घट में घटत्व है। अतः घटत्व स्वरूप है वो कौन? घट अन्योन्य भाव का बराबर। अब बताइए, पट अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव किम स्वरूप होगा? घटत्व स्वरूप। मठ अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव घटत्व स्वरूप। बस यही बात है। पंक्ति देखिए, परंतु अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव पृथक नहीं, किंतु अन्योन्य भाव का घटान्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन? घट। प्रतियोगिता का घट में प्रतियोगिता अवचित धर्म घटत्व बराबर। किंतु अन्योन्य भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म रूप है कौन? घटान्योन्य भाव का अत्यंत भाव।
घटान्योन्या भाव का, अत्यंत घटान्योन्या भाव का इतना ही लेंगे तो सान्योन्या भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट, बराबर। और घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव, उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी कौन है? अन्योन्या भाव, बराबर है। फिर वो अत्यंत भाव किम रूप है? घटान्योन्या भाव का प्रतियोगी जो घट, उस घट रूप है कौन? हाँ, घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव, वही। किंतु अन्योन्या भाव का प्रतियोगितावच्छेदक धर्म रूप है। जैसे घटान्योन्या भाव का प्रतियोगितावच्छेदक धर्म घटत्व है, बराबर। घटान्योन्या भाव का प्रतियोगितावच्छेद धर्म कौन है? घटत्व। हाँ, जैसे घटान्योन्या भाव का प्रतियोगितावच्छेद धर्म घटत्व है, सो केवल घट में ही रहे। घटत्व कहाँ रहता है? केवल घट में। और घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव भी घट में ही रहे। घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव कहाँ है? घट में ही है। और घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव भी घट में ही रहे है। लग गया? घट से भिन्न सकल पदार्थन में घटान्योन्या भाव रहे। घट को छोड़कर दुनिया में सभी जगह रहता है कौन? घट का अन्योन्या भाव। केवल एक जगह नहीं रहता है, कहा? घट में, है कि नहीं रहता है ना। फिर वहां बैठा है कौन? घटत्व। अर्थात वो घटत्व स्वरूप है कौन? घटान्योन्या भाव का। लग गया जी? घट से भिन्न सकल पदार्थन में घटान्योन्या भाव रहे, याते घटान्योन्या भाव का अत्यंता भाव। मिल गया पंक्ति? घटान्योन्या भाव का अत्यंत। घट से भिन्न पदार्थन में रहे नहीं। घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव केवल घट में रहता है। घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव, घटान्योन्या भाव बाकी सब जगह रहता है घट को छोड़कर, किंतु घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव केवल घट से भिन्न पदार्थ अन्य रहे नहीं। इस रीति से लग गया, इस रीति से घटत्व के समनियत, मतलब जहां घटत्व है वहीं पर वो रह रहा है घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव। इस रीति से घटत्व के समनियत घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव होने ते घटत्व रूप ही घटान्योन्या भाव का अत्यंत भाव है। घटत्व स्वरूप है वो कौन? घट अन्योन्या भाव का अत्यंत भाव। लग गया पंक्ति? ये प्राचीन मत हुआ। अब नवीन लोग इसका खंडन करते हैं। इस रीति से प्राचीन लेख भी श्रद्धा योग्य नहीं। प्राचीनों का मत है वो श्रद्धा करने योग्य नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। नवीन लोग बोल रहे हैं इस रीति से प्राचीन लेख भी श्रद्धा योग्य नहीं। काहे थे? घटे समवायेन घटत्वम, ये सबको प्रतीति होती है। घटे घट में, समवायेन समवाय संबंध से है कौन? घटत्व। घटे समवायेन घटत्वम, या प्रतीति का विषय घटत्व है। लग गया? और घटे घटान्योन्याभाव नास्ति। घटे घट में घट अन्योन्याभाव अस्ति का नास्ति? नास्ति, क्योंकि घट में घट का अन्योन्याभाव नहीं है ना। तो घटे घटान्योन्याभाव नास्ति, या प्रतीति का विषय घटान्योन्याभाव का अत्यंत भाव है कि नहीं? अन्योन्याभाव का। तो दोनों की प्रतीति अलग, दो प्रतीतियों का विषय अलग। या प्रतीति का विषय घटान्योन्याभाव का अत्यंत भाव है। या ते अन्योन्याभाव का अत्यंता भाव। मिल गया? अन्योन्याभाव का अत्यंता भाव। आगे क्या है? दोनों के बीच में एक पद लिखिए, सो। सो हो गया? अब देखिए, या ते अन्योन्याभाव का अत्यंता भाव, सो अन्योन्याभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म रूप नहीं, तासे पृथक ही अभाव रूप है। प्राचीन लोगों ने माना है ना, अन्योन्याभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन है? घटत्व। घटान्योन्याभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म कौन? घटत्व। उस घटत्व स्वरूप माना है घट अन्योन्याभाव के अत्यंत भाव को, किंतु वो मानना ठीक नहीं है। यदि एक होते तो दोनों भी एक ही प्रतीति के विषय बनते।
किंतु दोनों मतलब कौन? घटत्व एक और घट अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव दूसरा। दोनों एक प्रतीति के विषय नहीं, भिन्न भिन्न प्रतीति के विषय है, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों का अभेद हो नहीं सकता। दूसरी बात, घटत्व भाव रूप है और घट अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव अभाव पदार्थ है। अभाव और भाव का अभेद हो नहीं सकता है। लग गया पंक्ति? याते अन्योन्य भाव का अत्यंत अभाव सो अन्योन्य भाव का प्रतियोगितावच्छेद धर्म रूप नहीं, फिर तासे पृथक ही है। फिर है कैसा? अभाव रूप है, अभाव रूप है और अभाव प्रतियोगिक अभाव है। अन्योन्य भाव का अत्यंत अभाव, अत्यंत भाव का प्रतियोगी अन्योन्य भाव, वो अभाव है। यह अत्यंत भाव भी कैसा हुआ? फिर अभाव प्रतियोगिक अभाव है। लग गया जी? ये बात हो गई। लग गया नहीं इतना? आगे चलिए, आगे कितना है? बड़ा ही नहीं है। ये हो गया भाई 16 नंबर की शीर्षक पूरा हुआ। आगे 17 नंबर का शीर्षक है, उसका आचरण हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र